In this video, we will discuss explanation, two part of the explanation. Second part, this is part 4 of the 5 videos on marginal productivity theory. Marginal productivity theory के ऊपर 5 videos हैं. First video is related with the introduction, second assumptions, third types of marginal productivity, fourth explanation and fifth is for the criticism. और ये explanation के कुछ पार्ट्स बनाए हैं. एक्सप्लेनेशन का वन पार्ट इससे पहले वीडियो में आप देख सकते हो और ये एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे. एक्सप्लेनेशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है डिमांड फॉर लेबर बाय ए फर्म व्हेन लेबर इज़ द ओनली वेरिएबल इनपुट. अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप जो है इट इज़ डिमांड फॉर लेबर बाय अ फर्म when labor is one of the several variable inputs. अब जो वेरिएबल इनपुट्स हैं वो और भी हैं सेवरल, बट उनमें से हम लेबर की बात कर रहे हैं कि लेबर की डिमांड फर्म जब वेज रेट कम होगी तो कैसे करेगी जब बाकी फैक्टर भी वेरिएबल हों. फर्स्ट स्टेप में क्या था? फर्स्ट स्टेप में था कि बाकी फैक्टर फिक्स थे, ओनली लेबर वाज द वेरिएबल. तो ये फर्स्ट स्टेप की डायग्राम थी जो हमने इससे पहले वीडियो में बनाई हुई है. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी फर्म लेबर की डिमांड करती है. अगर वेज रेट W1 है देन फर्म डिमांड्स L1 लेबर बिकॉज यहाँ तक MRP है, और अगर वेज रेट W0 है देन फर्म डिमांड्स L2. तो अगर हम देखें यहाँ पर जैसे 5 पॉइंट्स तक है 1 2 3 4 5 वेज रेट, MRP भी 5 पॉइंट्स तक है. तो W इक्वल्स टू MRP है यहाँ पर, इसलिए एट W1 वेज रेट L1 लेबर इज़ डिमांडेड, एट W0 वेज रेट L2 लेबर इज़ डिमांडेड. अब यहाँ पर क्या था? फर्स्ट स्टेप में जब वेज रेट कम हुई तो फर्म ने लेबर की डिमांड को इंक्रीज़ कर दिया, बाकी फैक्टर्स की डिमांड को ना कम किया ना ज़्यादा किया, क्योंकि बाकी फैक्टर वेरिएबल नहीं थे फर्स्ट स्टेप में, ओनली लेबर वाज द वेरिएबल. तो उस केस में क्या था, जो MRP है वही थी डिमांड कर्व लेबर की, क्योंकि MRP के हिसाब से ही डिमांड की थी लेबर की. ये फर्स्ट स्टेप था. अब सेकंड स्टेप में हम पढ़ेंगे कि और फैक्टर्स भी वेरिएबल हैं, बट हम बात करेंगे लेबर की. In this case, demand for labor curve is derived from MRP, but not the MRP itself. This is very important. ये फर्स्ट स्टेप था. फर्स्ट स्टेप में जो MRP कर्व थी ये वाली, वही डिमांड कर्व थी itself. बट नाउ MRP कर्व डिमांड कर्व नहीं होगी, हम MRP कर्व से डिमांड कर्व को डिराइव करेंगे डिमांड फॉर लेबर को. तो ये इसकी डेरिवेशन की हुई है. ये डायग्राम दोबारा बनाते हैं हम और साथ में स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या है. फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकंड स्टेप पहले हम फर्स्ट स्टेप वाली डायग्राम को दोबारा बनाएंगे.
one side horizontally we are taking labor, vertically we are taking wage rate and marginal revenue productivity of labor. This is suppose MRP, marginal revenue productivity of labor. फर्स्ट स्टेप में क्या था, सपोज वेज रेट इज W1. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेज रेट demand for labor is L1. This is suppose point A. Now suppose wage rate falls from W1 to W0. Wage rate कम हो गई. Now on the basis of this MRP, now firm demands this much labor. Suppose L2. This is point B. ये था फर्स्ट स्टेप. जब वेज रेट कम हुई, फर्म ने लेबर की डिमांड को इतना इंक्रीज कर दिया. बाकी जो फैक्टर्स हैं उनकी डिमांड को ना कम किया ना ज़्यादा किया, क्योंकि बाकी फैक्टर जो थे वो फिक्स्ड थे. सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल था, लेबर. तो फर्म ने क्या किया, जैसे ही लेबर की प्राइस कम हुई, लेबर की डिमांड बढ़ा दी, बात ख़त्म. फर्स्ट स्टेप ख़त्म. नाउ सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में जैसे हम टाइटल देख रहे हैं, अदर फैक्टर्स आर आल्सो वेरिएबल. डिमांड फॉर लेबर बाय अ फर्म व्हेन लेबर इज़ वन ऑफ द सेवरल वेरिएबल इनपुट्स. तो अदर वेरिएबल इनपुट्स भी हैं, बाकी वेरिएबल इनपुट्स भी हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं लेबर की. तो अब क्या होगा, व्हेन वेज रेट फॉल्स, अब जैसे ही वेज रेट कम होगी फ्रॉम W1 टू W0, फर्म इंक्रीजेस द डिमांड फॉर लेबर. फर्म लेबर की डिमांड बढ़ाएगी. नाउ फर्म आल्सो इंक्रीजेस द डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट्स टू लेबर एंड डिक्रीजेस द डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट्स इनपुट्स ऑफ लेबर. अब फर्म क्या करेगी, जो लेबर के कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट्स हैं, जो लेबर बढ़ाने के साथ हमें बढ़ाने चाहिए, तो हमें उन इनपुट्स की फर्म डिमांड बढ़ा देगी. जैसे मान लो हम घर में पेंट कर रहे हों, तो हम एक लेबर का बंदा, एक पेंट करने वाला और ले आएं. तो जब हम एक बंदा और लेके आएंगे तो हम उसको पेंट ब्रश भी और एक ला के देंगे, एक पेंट का डब्बा और ला के देंगे, एक घोड़ी पौड़ी और ला के देंगे काम करने के लिए. तो क्या हुआ, जब हमने एक लेबर को बढ़ाया तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट्स को भी हमने बढ़ा दिया, और जो उसके सब्स्टिट्यूट हैं लेबर के, अगर कोई सब्स्टिट्यूट हैं लेबर के, तो उनकी डिमांड हम कम कर देंगे, क्योंकि उनकी जगह पर हमने लेबर को बढ़ा दिया. अब ये जो काम है, कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट्स को बढ़ाना और सब्स्टिट्यूट इनपुट्स को कम करना, ये हम स्टेप 1 में नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्टेप 1 में सिर्फ लेबर ही वेरिएबल था और इनपुट्स वेरिएबल नहीं थे. अब सेकंड स्टेप में और इनपुट्स भी वेरिएबल हैं, इसलिए हमने क्या किया, जब वेज रेट कम हुई हमने लेबर की डिमांड को बढ़ा दिया, साथ ही साथ हमने लेबर के कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट्स को भी बढ़ा दिया और लेबर के सब्स्टिट्यूट इनपुट्स को कम कर दिया. तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट द फैक्टर कॉम्बिनेशन बिकम्स मोर एफिशिएंट. फैक्टर कॉम्बिनेशन मीन्स अब जो भी
इनपुट्स हैं इस टाइम हमारी फैक्ट्री में, वो ज़्यादा एफिशिएंट कॉम्बिनेशन बन गया उनका। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या था, हमने एक ही फैक्टर को इंक्रीज़ किया, बाकियों को नहीं छेड़ा। अब क्या है, हम बाकियों को भी एडजस्ट कर दिया हमने, जो लेबर बढ़ाई थी उसके हिसाब से। तो अब स्टेप 1 के कंपैरेटिव स्टेप 2 में हमारी फैक्ट्री में जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा अच्छा है, एफिशिएंट है। तो उससे क्या होगा, जब ज़्यादा अच्छा होगा, इट मीन्स इनपुट कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा होने से लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो MRP शिफ्ट्स राइटवर्ड्स फ्रॉम MRP टू MRP डैश। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि ये जो MRP है ये राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। सपोज MRP टू MRPL डैश। तो अब जब ये शिफ्ट हुई राइट साइड पर, अब अगर हम W0 पर देखें तो W0 पर जो लेबर की डिमांड है वो B तक नहीं है, क्योंकि वो इस MRP के हिसाब से नहीं है, इस MRP के हिसाब से है। इट मीन्स लेबर की डिमांड यहाँ तक है। सपोज L 3 तक है। सपोज दिस इज पॉइंट C। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से, MRP के राइट शिफ्ट होने से हम A पॉइंट से B पॉइंट पर नहीं गए, A पॉइंट से C पॉइंट पर गए। अब ये जो हुआ, जो ये शिफ्टिंग हुआ, इसको कहते हैं इंटरनल इफेक्ट। जो एक फर्म में हुआ। तो अब अगर हम A एंड C पॉइंट को ज्वाइन करें, A and C, this is the demand for labor in step 2. Now you can check that ये जो डिमांड कर्व बनी है ब्लू वाली, दिस वन, दिस इज मोर इलास्टिक देन दिस वन। ये हमारी जो डिमांड कर्व थी ये थी स्टेप 1 में, MRP इटसेल्फ। अब हमारी स्टेप 2 में डिमांड कर्व ये है, तो ये ज़्यादा फ्लैट है। जैसे जैसे कर्व फ्लैट होती है उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है। इट मीन्स दिस कर्व, DL कर्व, इज मोर इलास्टिक देन दिस कर्व। स्टेप 1 की डिमांड कर्व के कंपैरेटिव स्टेप 2 की जो डिमांड कर्व है वो ज़्यादा इलास्टिक है। एंड जितना इनपुट कॉम्बिनेशन अच्छा होता जाएगा, जितना ही कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट इनपुट्स अवेलेबल होंगे लेबर के, और ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा इनपुट्स का, ज़्यादा दूर शिफ्ट हो जाएगी MRP, तो उतनी ही ये ज़्यादा इलास्टिक होती जाएगी। दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ DL, डिमांड कर्व और डिमांड फॉर लेबर बाय अ फर्म व्हेन लेबर इज़ वन ऑफ द सेवरल वेरिएबल इनपुट्स। तो जब सारे इनपुट्स वेरिएबल हों, ज़्यादा इनपुट्स वेरिएबल हों, तो एक फर्म लेबर की कितनी डिमांड करती है, ये हमने एक फर्म के हिसाब से दिखाया। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें, परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म नहीं होती इंडस्ट्री में। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं। तो सभी फर्म्स जब लेबर की डिमांड करेंगी तो क्या होगा, दिस इज अवर स्टेप 3। वो हमारा स्टेप 3 है। तो स्टेप 3 के लिए you must watch the next part of this video.
Thank you. Thanks for watching this video.